Welcome to this class of Indian Economy Part 2. Today we are going to continue the class that we were discussing in the last session. I hope so you have understood all the things that we have discussed. In the last session we have discussed about um, the trade of I think the trade is not done. Trade with Nuwatan. So in the last class what we have discussed about, let me just yes, we were here. We discussed about agriculture sector, right? And land settlement system. So today we are going to talk about why main reason for stagnant in agriculture sector. Stagnant in agriculture sector means क्या कारण था कि पूरी अर्थव्यवस्था जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में ही थी. The stagnant in agriculture sector was caused due to the following reason. The first reason is that land settlement system. Land settlement system. The most important reason for stagnation in the culture like agriculture sector was introduction of जमींदारी system. लोग जमींदारी सिस्टम की वजह से ही फंसे हुए थे. बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट. बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट क्या था इसमें? अंडर दिस सिस्टम प्रॉफिट अकरिंग आउट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर वेंट टू द जमींदार्स इन फॉर्म ऑफ लगान. जमींदारों के पास लगान जाती थी. जितना भी पैसा कमाते थे उस पर जैसे हम टैक्स देते हैं उससे पहले क्या देते थे? लगान देते थे. So the main interest of जमींदार्स was only to collect लगान. जमींदारों को बस यही काम था कि लगान कलेक्ट करना है रिगार्डलेस ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ कल्टिवेटर. कोई मतलब नहीं उनसे उनका कि भाई किसानों की क्या स्थिति है, क्या फ़ायदा हुआ भी कि नहीं, उन्हें लगान चाहिए बस. द डेट्स फॉर डिपॉजिटिंग स्पेसिफाइड सम्स ऑफ लगान टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट वर ऑल्सो फिक्स्ड. अब उस लगान में कुछ हिस्सा ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए भी फिक्स था. मतलब ज़मींदार तो लेते ही थे, साथ में मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए भी उसका पार्टीशन जाता था. फेलिंग विच इज़ जमींदार्स वर टू लूज द राइट्स. अगर वो फेल हो जाते हैं तो ज़मींदारों के ऊपर आफत आ जाती थी. ज़मींदार उस ज़मीन से अपना हक खो देते थे और वो हक ना खो इसलिए ज़मींदार अपनी मनमानी भी करते थे. ठीक है. और अगर देखा जाए ये ज़मींदारी सिस्टम के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है. तो द जमींदार्स द कॉलोनियल गवर्नमेंट डिड नथिंग टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर. इन्होंने कोई योगदान नहीं दिया कि एग्रीकल्चर के सेक्टर को बेहतर बनाया जा सके. जमींदारी सिस्टम नोन एज परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम PSS. परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस in 1793. The basic aim of starting this was to increase the revenue of colonial government. बस यही था कि रेवेन्यू बढ़ सके कॉलोनियल गवर्नमेंट का, इसीलिए इसको स्टार्ट किया गया. अंडर द सिस्टम जमींदार्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज ऑनर ऑफ द लैंड. जमींदारों को ज़मीन का मालिक कहा गया. एंड वर गिवन टू राइट्स टू कलेक्ट द रेंट. द रेंट इज़ लगान. और इनको राइट दिया गया कि तुम रेंट कलेक्ट कर सकते हो फ्रॉम द फार्मर्स. Thus, the zamindars were to function as an intermediator between cultivator and British government. मतलब रेंट कलेक्ट कर सकते हो लेकिन रेंट जाएगा किसके पास? ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जाएगा. ठीक है. दिस सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन एक्सप्लोटेशन एज जमींदार्स वर अलाउड टू एक्सट्रैक्ट एज मच एज रेंट एंड लगान एज दे विश्ड. सो जमींदार्स imposed exorbitant lagan and rates of lagan were so high that farmers were not left with enough food grain of to feed themselves. खुद के लिए कुछ बचता ही नहीं था, इतना मुश्किल था. This made farmers economically and physically weak. Mentally भी और economically भी weak बनाया था. जमींदार्स were only interested in pleasing the British government. ये हमेशा बस इसमें रहते थे कि चाटुकारिता में कि अंग्रेजों को खुश कर सके. एंड डिड नथिंग टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर को बेहतर बनाने के लिए कुछ भी नहीं किया इन्होंने. तो पहला कारण जो था स्टेगनेंट होने का हमारी इकोनॉमी का, लोगों का, तो वो था जमींदारी सिस्टम. एंड सेकंड इज कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर.
अब क्या है कि कल्चर को मतलब कि एग्रीकल्चर को कमर्शलाइज कर दिया. सो द कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मीन्स प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर सेल्स इन द मार्केट रेदर देन फॉर इट्स सेल्फ कंजप्शन. मतलब पहले सेल्फ कंजप्शन के लिए कोई बचेगा ही नहीं कुछ, आपको ज़्यादातर क्या करना पड़ेगा, उत्पादन करना है, इसलिए सेलिंग के लिए. ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल फार्मर्स वर गिवन हायर प्राइस, फार्मर्स को हायर प्राइस फॉर प्रोड्यूसिंग सच क्रॉप्स, जो कि इकोनॉमिक क्रॉप्स है उनके लिए ज़्यादा पैसे दिए जाने लगे, लाइक कॉटन, जूट. हाउएवर दिस डिड नॉट इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द फार्मर. हालांकि इसने भी फार्मर की कंडीशन को इम्प्रूव नहीं किया, बिकॉज इंस्टीड ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड क्रॉप्स, अब वो फूड क्रॉप्स नहीं, फूड क्रॉप्स मतलब खाने की चीज़ें, और क्या नाम है, कमर्शलाइज क्रॉप्स मतलब वो चीज़ें जो कपड़े में या इन चीज़ों में यूज़ होती है. they were producing such crops which were be ultimately used by British industries. तो अब खाने के लिए नहीं है तो खाने के लिए तो कहीं और से लेना पड़ेगा ना. तो जब खाने का उत्पादन ही कम कर रहे हैं सब, तो खाने की चीज़ें महंगी होगी नहीं होंगी, अपने आप महंगी हो जाएगी. ठीक है, तो जो फालतू का पैसा मिल भी रहा था तो भी वो खाने पीने में भी खर्च हो रहा था. कैश क्रॉप्स वही होती है बेटा जो मतलब कि जिसको तुरंत बेचा जा सके, या कमर्शलाइज क्रॉप्स जिसे हम कहते हैं, जिसे बनाने की मतलब इसमें जो वो वैसे ही क्रॉप्स नहीं है, फूड क्रॉप्स नहीं है. फूड क्रॉप्स मतलब खाने की, और कैश क्रॉप मतलब बेचने वाली, जैसे कि कपास हो गया और ये सब चीज़ें हो गई, कॉटन हो गया, कपास कॉटन निकलता है ना उसमें, विच वर दिस दैट इज़ वाई द ब्रिटिश रूल प्रमोटेड शिफ्टिंग द क्रॉप्स फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू कैश क्रॉप्स. अब देखिए कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर रिजल्ट इन फेमाइन, फेमाइन में बदला. अब फेमाइन में बदला, फेमाइन मतलब अकाल. ठीक है. ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एग्रीकल्चर वॉज कमर्शलाइज टू कैटर द नीड्स ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रीज फॉर नेसेसरी रॉ मटेरियल. द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज वर ऑलवेज इन नीड ऑफ रॉ मटेरियल लाइक कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, शुगर केन टू कीप देयर फैक्ट्रीज रनिंग. तो वहाँ फैक्ट्री चलाते थे, तो फैक्ट्री चलाने के लिए ये रॉ मटेरियल चाहिए होता था. बाय ऑफरिंग हाई प्राइस the Indian peasants were attracted to production of commercial crops instead of food crops. पहले वही कि भाई शुरुआत में हाई प्राइस दे दिए तो लोगों ने वही उगाना स्टार्ट कर दिया, अब फिर बाद में ज़्यादा उग गई तो प्राइस कम कर दिए, मना कैसे करेंगे. ठीक है. द एक्सटेंट ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर वेंट फॉर सो फार एज टू मेक ए प्लेजेंट peasants परचेज देयर फूड रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द शॉप्स इन टाउन. अब उन्हें खरीदने के लिए शहरों जाने लगा पड़ा खाने की चीज़ तो गए नहीं रहे. एंड दिस फॉल इन प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रिक्वेंट फेमाइन, और अकाल पड़ गया खाने का इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश डेज. तो ये सब कमर्शियल क्रॉप्स उगाएंगे तो फिर खाने का सामान कौन उगाएगा. तीसरा जो कारण था भारत की अर्थव्यवस्था खराब होने का वो है लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी थी ही नहीं, हल था हमारे पास बस. सो लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, पानी की सिंचाई की सुविधा नहीं. नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर रिजल्ट इन लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी. द कल्टिवेटर हैड नाइदर द मीन्स और नॉर एनी इंसेंटिव टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर. ना तो कोई उनका कोई पैसा था उनके पास लगाने के लिए और ना कुछ उनकी सुविधाएं थी. ठीक है. तो द जमींदार्स हैड नो रूट्स इन विलेजेस while the British rules spent little on agriculture, टेक्निकल और मास एजुकेशन. और मास ब्रिटिशर्स ने कोई मतलब स्पेंड ही नहीं किया इस पे, मतलब लूटो बस. ऑल दिस मेड इट डिफिकल्ट टू इंट्रोड्यूस मॉडर्न टेक्नोलॉजी विच कॉज्ड अ परपेंचुअली लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी. इसकी वजह से फिर उत्पादन भी कम हुआ. लैंड सेटलमेंट सिस्टम कारण है, कमर्शलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड स्कैर्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट. दुर्लभता इन्वेस्टमेंट की, कोई इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं है. इंडियाज एग्रीकल्चर वॉज फेसिंग स्कैर्सिटी इन इन्वेस्टमेंट इन ट्रेसिंग, फूड कंट्रोल और ड्रेनेज.
मतलब वो जो सीढ़ीदार खेत नहीं बनाते क्या? हैं? हाँ, समझ गया। Although some farmers change their cropping pattern from food crops to commercial crops, a large section of tenants, small farmers and shopkeepers, neither had resources or technology nor had incentive to invest in agriculture. ना तो पैसे थे उगाने के लिए, ना कुछ मतलब साधन। अब हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में। ठीक है।